नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, खास तौर पर उन बच्चों जो कि नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए ड्रॉप किए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ चल रहा है नीट ड्रॉपर्स का, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है जो कि नीट में ड्रॉप किए हैं या फिर जो 11th 12th जो पढ़ चुके हैं और फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 12th में है 11th में है उस अपने हिसाब से चैप्टर पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये स्पेशली नीट ड्रॉपर्स के लिए जो कि आप लोग जानते हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पढ़ा लिया हूँ। अब ये थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मैं ये चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, पूरे एक्सप्लेनेशन किया था। जो भी एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी बेस्ड मैं सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ा के बताया हूँ और कंप्लीट नोट दिया हूँ वीडियो लेक्चर में ही। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ चौथा लेक्चर में कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड जब कहीं कटपट हो जाता है तो ब्लड बाहर आता है, और जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो जम जाता है, क्लॉट कर जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए बच्चों, मैं आपको डायग्राम की, जैसे कि मैं आपसे वादा किया हूं कि डायग्राम के साथ हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके दिमाग में सारा कुछ एक एक करके बैठ जाए, याद करने की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा भी देखें तो याद हो जाए। तो चलिए आइए बच्चों, देखिए बच्चों, मैंने ये रेड पेन से बनाया है। ये जो मैं रेड पेन से बनाया ये एक ब्लड वेसल्स है। देखिए, इस ब्लड वेसल के एक जगह पे, इस जगह इंज्योर्ड हो गया, मतलब कट गया है। यहाँ पे इस जगह टिश्यू कट गया है, तो इसी वजह से मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे करके बता दिया है, दिस इज इंज्योर्ड टिश्यू। ठीक है, जैसे इंजरी हुआ है, अब ब्लड वेसल में तो जानते हैं ब्लड होता है। ठीक है, अब ब्लड होता है तो ब्लड बाहर निकलेगा। जैसे ही कटा, जैसे इंजरी हुआ है वहाँ पे कटा है तो इसका मतलब ब्लड बाहर आएगा। लेकिन थोड़ा ब्लड बाहर आने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है, यानी क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसमें एक खास तरह का कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जो कि मैंने ब्लू पेन से बनाया है। जैसे ही यहाँ पे कटा तो सारा प्लेटलेट्स, ये जो देखिए सारा जो कि पूरे इधर उधर बिखरा हुआ था, सारा प्लेटलेट्स क्या हुआ, इस इंज्योर्ड टिश्यू के पास आ गया। जहाँ पे कटा उसके मुंह पे आके, उसके जस्ट वहाँ जहाँ पे कटा है वहीं पे आके जमा हो गया। जैसे ये प्लेटलेट्स जमा हुआ है तो होता है क्या बच्चों, ये प्लेटलेट्स तुरंत जमा हो गया और ये प्लेटलेट्स तुरंत रिलीज करता है। देखिए, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हुआ। अब ये प्लेटलेट्स क्या करेगा, एक खास प्रकार का सब्सटेंस को रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और भी बहुत तरह का सब्सटेंस होता है जो कि रिलीज किया जाता है इस डिपोजिट प्लेटलेट्स के द्वारा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स, और भी ईटीसी कर दिया है। ये डिपोजिट प्लेटलेट्स तो निकालता ही है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता ही है। साथ ही साथ जो टिश्यू इंज्योर्ड हुआ है वो इंज्योर्ड टिश्यू भी वही केमिकल सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। ठीक है, अब ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या काम है भाई, क्यों रिलीज करता है? तो देखिए बच्चों, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि इंज्योर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स के द्वारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया गया है, ये फिर बाद में जाकर क्या होता है, कैल्शियम आयन से मिलता है, और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एक खास तरह का एंजाइम्स को एक्टिव करता है। जब तक ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा नहीं तो कैल्शियम आयन से मिलेगा नहीं, और कैल्शियम आयन से मिलेगा नहीं तो ये खास तरह का एंजाइम जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, इसका एक्टिवेशन नहीं होगा। जैसे ही ये थ्रोम्बोकाइनेस का एक्टिवेशन होता है, देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो एक कॉम्प्लेक्स भी मैंने बोला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा और भी चीज़ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, इसी वजह से उसका एक्टिवेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है थ्रो कास्केड सिस्टम। ये कास्केड सिस्टम क्या है बच्चों? कास्केड सिस्टम एक तरह का मीडिएटर है। अगर मान लेते हैं कि ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये
कुछ मैं बना रहा हूँ, देखिए देखिए। अब जैसे कि अगर यहाँ पे रिएक्शन होना है, कोई रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो रिएक्शन होना है तो अगर ये सब्सटेंस जब तक एक्टिव नहीं होगा तो ये सब्सटेंस भी एक्टिव नहीं होगा। अब ये सब्सटेंस एक्टिव नहीं होगा तो ये भी सब्सटेंस एक्टिव नहीं होगा, ये सब्सटेंस एक्टिव नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा सबके मेल जोल से होना है। यहाँ बीच में से कोई एक भी गायब हो जाएगा या खराब हो जाएगा तो पूरे रिएक्शन ठप पड़ सकता है, खत्म हो सकता है। यानी कि एक दूसरे के लिए एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, इसी वजह से यानी हम इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इसी सिस्टम को ही हम बोलते हैं कास्केड सिस्टम, और यही कास्केड सिस्टम के द्वारा इस थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम का कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा एक्टिवेशन होता है। क्लियर? इस जो मैंने बोला है इस चीज़ को सुनिएगा, आराम से सुन के समझिए। अब देखिए थ्रोम्बोकाइनेस का एक्टिवेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अब जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेस का एक्टिवेशन हो गया, या उसी को हम प्रोथ्रोम्बाइनेस भी बोलते हैं, एक्टिवेशन हो गया, तो ये एक्टिवेशन के बाद क्या करता है, हिपैरिन को इनएक्टिव करता है। कौन? ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम, जो कि अभी अभी मैंने एक्टिव किया था। ठीक है, इस एंजाइम के द्वारा हिपैरिन जो कि हमारे ब्लड में होता है इसको इनएक्टिव करता है। हिपैरिन बच्चों ये वह है जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लोट करने से बचाता है। अब बताइए बच्चों, जब इंजोर्ड हो गया है तो वहाँ भी अगर हेपैरिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्लोट नहीं हो पाएगा, और जब क्लोट नहीं होगा तो ब्लड और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेस्ट चले जाएगा। तब इसी वजह से इसका टारगेट होता है कि उस हिपैरिन को ही इनएक्टिव कर दिया जाए वहाँ पर, और जैसे ही हिपैरिन को इनएक्टिव किया जाता है तो ये थ्रोम्बोकाइनेस आराम से काम कर पाता है और ब्लड को जमा देता है। तो इसी वजह से ये थ्रोम्बोकाइनेस का टारगेट क्या होता है बच्चों, हिपैरिन को इनएक्टिव करना। हिपैरिन एक तरह का एंटी कोगुलेंट है, मतलब कोगुलेशन को रोकता है। क्लियर? जैसे ही अब ये हिपैरिन इनएक्टिव हुआ तो ये देखिए बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, वो इस ये थ्रोम्बोकाइनेस जो एंजाइम है इसके मदद से ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो एक इनएक्टिव है और थ्रोम्बिन जो एक्टिव है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन के बारे में लिख भी दिया हूँ। प्रोथ्रोम्बिन जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, किसके थ्रू? विटामिन के थ्रू। ठीक है, और ये विटामिन के कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस बाय गट बैक्टीरिया, यानी गट में प्रेजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उसी के द्वारा विटामिन के बनता है, और इस विटामिन के द्वारा लीवर में प्रोड्यूस होता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हो जाता है तो उसी का नाम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन जो कि फाइबर सॉल्युबल है, ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फैब्रिन में, जो एक तरह का इनसॉल्युबल फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर है जो आराम से सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया फैब्रिन में जो इनसॉल्युबल है। अब ये इनसॉल्युबल फाइबर क्या करेगा? एक तरह का नेटवर्क लाइक यानी जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें बहुत सारा, ये जो रेड से बनाया है, रेड के अलावा और भी कई सारा कंपोनेंट्स इसमें आ जाता है। ठीक है, यही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक तरह का फैब्रिन है, जो इनसॉल्युबल फाइबर है, जो आप वो इंज्योर्ड, जहाँ पे टिश्यू इंज्योर्ड हुआ वहाँ पे आके लग गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो यहाँ एक तरह का येलोइश सब्सटेंस का रिलीज होता है, जो येलोइश सब्सटेंस को ही हम बोलते हैं सीरम। क्लियर? अब यही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक सॉफ्ट क्लोट है, ये क्लोट बन गया पर ये एक सॉफ्ट क्लोट है, लेकिन जब यही सॉफ्ट क्लोट एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये बन जाता है हार्ड क्लोट। क्लियर बच्चों? उम्मीद करते हैं
पूरे कोगुलेशन के बारे में अच्छे से समझ गए। नहीं समझें तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, पॉज करके फिर से पीछे कीजिए और फिर से समझिए। सारा कुछ आपको एक एक करके समझ में आएगा और सारी चीज़ को कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अच्छे से इसको जानते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख भी दिया हूँ, वो जो मैं पीछे पढ़ा है। देखिए, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्सेज दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। एक तरह का सीक्वेंस है, स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप्स करने में रिस्पॉन्स करता है। कौन भाई? जो करता है उसी को हम बोलते हैं कास्केड सिस्टम। अभी मैंने बताया था, एक सीक्वेंस में रहता है जो एक दूसरे को एक्टिव करने में एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, जो रिएक्शंस को पूरा करने में हेल्प करता है, उसी को हम कास्केड सिस्टम बोलते हैं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वेयर ईच प्रोडक्ट इज एक्ट एज कैटलिस्ट, जो एक दूसरे के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में। क्लियर? देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है इस रिएक्शन में कुल मिला के 13 क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी 13 क्लोटिंग फैक्टर हैं जो क्लोटिंग में पूरा रोल निभाते हैं। ठीक है, उसमें से ये कैल्शियम आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्लोटिंग में। ठीक है, और विटामिन के का भी हम रोल देख लेते हैं। तो ये जो विटामिन के बहुत अहम रोल होता है। कहा जाता है बच्चों कि 13 में से 4 गो क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, कहाँ पे बच्चों? लीवर में। तो देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन? देखिए बच्चों, सीक्वेंस में लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4, ये आपके बुक में मिल जाएगा। तो पूरे 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो आपको याद नहीं रखना है, उसमें से मैं बताऊंगा कि क्या क्या याद रखना है। तो वो जो 13 में से कौन कौन, तो दूसरे नंबर में क्लोटिंग फैक्टर जो होगा, और 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में काफ़ी अहम रोल निभाता है। कौन? विटामिन के। कहाँ पे बच्चों? लीवर में। क्लियर? उम्मीद करते हैं पूरे अच्छे से समझ गए। अब आता है उस 13 में से क्या सर सब याद करेंगे? नहीं, सारा याद नहीं करना है। जो पूछा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उसी को याद रखना है। तो देखिए बच्चों, कुल मिला के यहाँ पे हमने 4 को क्लोटिंग फैक्टर दिखाया है। क्लोटिंग या कोएगुलेशन फैक्टर्स नंबर में कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला में है फैब्रिनोजेन, दूसरा में है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा में है टिश्यू फैक्टर या उसी को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, जो अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, जो इंज्योर्ड टिश्यू या फिर प्लेटलेट से रिलीज होता है। और चौथे में है कैल्शियम आयन, यही तो है मेन, जिससे मिलेगा तब जाके थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम का रिलीजिंग होगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और भी अगर याद करना चाहें तो आप अपने बुक में 6ठा, 7वां, 10 तक याद कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो मेन है ये 4 बहुत अहम होता है। देखिए बच्चों, मैंने कुछ नोटेड पॉइंट में भी कुछ लिखाया है, तो ज़रा देख लीजिए नोट में। सम एंटी कोगुलेंट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोगुलेट करने से रोकते हैं, कोगुलेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो वो कौन है? अभी भी मैंने बताया, हिपैरिन, जो एक तरह का एंटी कोगुलेंट होता है। ठीक है, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है और बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी थ्रोम्बिन बनने ही नहीं देता। जब थ्रोम्बिन ही नहीं बनेगा तो क्लॉट कैसे होगा? क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, दूसरा है वारफेरिन। ये क्या करता है? विटामिन के फंक्शन को ही ब्लॉक कर देता है। आप सोचिए कितनी बड़ी, जो कि चार तरह, बहुत बड़ा मात्रा है, 4 क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसी को ब्लॉक कर देता है। दूसरा है EDTA। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? कैल्शियम आयन का बाइंडर है, जिसको हम चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये सब जो होता है ना बच्चों, ये दोनों ब्लड बैंक में यूज होता है, ताकि ब्लड बैंक में जो ब्लड को रखा जाता है
उसमें मिला के रखा जाता है ताकि आपका ब्लड, जो भी ब्लड बैंक में जिसका भी ब्लड होता है, वो क्लॉट ना कर जाए। क्लियर? तो वहाँ पे यूज़ होता है ब्लड बैंक में। तो चलिए अगला नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसको समझिए। जल्दी समझ में नहीं आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहला हम लोग लिम्फ देखेंगे। तो देखिए, पहले आप देख लीजिए बच्चों, ये देखिए मैंने रेड पेन से बनाया है, बाहर में रेड पेन से बनाया है। और ये रेड पेन से जो बनाया, और फिर भी ये देखिए नीचे एक आउटर वाल है और एक इनर वाल है। इनर वाल में देखिए बच्चों कहीं कहीं पोर्स है कहीं कहीं छूटा हुआ है, तो मतलब उसको समझ जाइए ये पोर है, ठीक है। तो ये जो रेड पेन से बनाया है, ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर होता है ब्लड। इसी ब्लड कैपिलरी के अंदर होता है ब्लड। अब ये ब्लड से क्या करता है, फिल्टर्ड होके फ्लूइड्स, ब्लड में जो भी फिल्टर होके फ्लूइड्स बना, वो सब के सब स्पोर्स के द्वारा अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और अंदर में यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक पेन से जो बनाया है, ये क्या है, सेल्स है। और सेल के बीच बीच में देखिए बच्चों गैप है। इसी गैप में आकर ये फ्लूइड जो कि ब्लड से फिल्टर्ड होके आया है, यहाँ पे रहता है। ये फ्लूइड जो सेल के बीच में रहता है, देखिए मैंने एरो करके भी बनाया है। इसका मतलब है कि ब्लड से छन के फिल्टर्ड होके ये सारा फ्लूइड्स अंदर आया है, जो सेल के बीच में है। इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो फिल्टर्ड होके सेल के बीच में आ गया है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल के बीच में है, अब ये फिल्टर्ड होके क्या करेगा, ये जो ब्लू पेन से मैंने बनाया है, ये जो ब्लू पेन से बनाया है, उसके अंदर चले जाएगा। तो जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है, उसी को हम बोलते हैं लैक्टेल, या उसी को हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। क्लियर? लिम्फ कैपिलरी। अब ये लिम्फ कैपिलरी के अंदर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्टर्ड होके आ गया। तो फिल्टर होके जब जो फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी के अंदर आया है, उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। क्लियर हो गया बच्चों? लिम्फ। तो एक्चुअली में लिम्फ क्या है बच्चों? तो लिम्फ क्या है, ब्लड मैनस, आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन। यानी ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन को हटा दीजिए, जो भी बचेगा उसी को हम लिम्फ कहते हैं। तो इसका मतलब ब्लड में से क्या क्या छन करके आया, आरबीसी नहीं आया, यानी वो छन गया। प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन ये सब छन गया, और ब्लड में जो बचा वो आ गया यहाँ पे लैक्टेल या लिम्फ कैपिलरी में, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसी पूरे संरचना स्ट्रक्चर को मिलाकर ही हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग ब्लड और लिम्फ में कुछ डिफरेंस जानते हैं, जो कि अक्सर तर पूछ लेता है, कंफ्यूजन होता है। ब्लड जिसमें आरबीसी है, लेकिन लिम्फ में तो आरबीसी नहीं होता। अभी मैंने बताया कि लिम्फ में आरबीसी हटा दिया जाता है ब्लड से, प्लेटलेट और मैक्रोप्रोटीन, ठीक है। तो आरबीसी होता है ब्लड में, लेकिन लिम्फ में नहीं होता है। ब्लड में चूंकि आरबीसी होता है, इसी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है, इसी वजह से इसका कलर नहीं होता है, यह कलरलेस होता है। ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत कम होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में लिम्फ में ज़्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। ब्लड में प्रोटीन की मात्रा 7% होता है, लेकिन लिम्फ में प्रोटीन का मात्रा 4% होता है। खास तौर पर अल्ब्यूमिन प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स ब्लड में होता है, लेकिन लिम्फ में नहीं होता है। अभी मैंने बताया छन के आ जाता है, ठीक है। ब्लड का क्लोटिंग का ड्यूरेशन, टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम होता है मतलब बहुत तेजी से इसका मतलब क्लोट कर जाता है। फास्ट क्लोटिंग होता है ब्लड का, तुरंत जो है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम है ना, कम समय में ही क्लोट कर जाता है, इसी वजह से फास्ट क्लोटिंग। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होता है लिम्फ का क्लोटिंग, यानी ये स्लो क्लोटिंग होता है लिम्फ। क्लियर? ठीक है।
लिम्फ का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ? बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, ब्लड और टिश्यू के बीच। ठीक है, इसका मतलब ये एक तरह का मिडिल मैन की तरह काम करता है टिश्यू और ब्लड के बीच का। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल मैन। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों ब्लड और लिम्फ के बीच में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब आगे थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आया है? तो सबसे पहला लिम्फ कैपिलरी, जिसको हम लैक्टेल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड मतलब यानी एक तरफ ऐसे होता है ना, अभी अभी दिखाया मैंने, ऐसे होता है, एक तरफ बंद होता है और एक तरफ खुला होता है, इसी वजह से इसको हम ब्लंट एंड बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्लड कैपिलरी होता है वैसे ही लिम्फ कैपिलरी भी होता है। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ वेसल्स होता है, जैसे ब्लड वेसल होता है वैसे ही ब्लड वेसल, बट नंबर ऑफ वाल्व ज़्यादा होता है लिम्फ वेसल में, यानी लिम्फ वेसल में ब्लड वेसल्स की तुलना में वाल्व इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तीसरा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक डक्ट होता है। लिम्फेटिक डक्ट भी दो तरह का होता है, एक लेफ्ट थोरेसिक डक्ट और दूसरा राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर? ये दो तरह का लिम्फेटिक डक्ट होता है। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कलेक्ट करता है लिम्फ को कहाँ से? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से जितना भी लिम्फ आता है सबका कलेक्ट करने का काम ये लेफ्ट थोरेसिक डक्ट का काम होता है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट का काम कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द, यानी ऊपर का बॉडी का जो ऊपर पार्ट होता है सारे को यही कलेक्ट करता है। अगला लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? लिम्फ नोड्स है और लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी है। ठीक है, ये है, तो ये 5 चीज़ें होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। ये लिम्फेटिक ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये लिम्फेटिक ग्लैंड को 2 पार्ट में बांटा गया है क्योंकि 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड्स और दूसरा सेकेंडरी लिम्फेटिक ग्लैंड्स। प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड में जो लिम्फोसाइट्स होता है उसके फॉर्मेशन और मैचुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रेड बोन मेरो और दूसरा एग्जाम्पल थैमस। ये खास तौर पे कौन सा लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन में हेल्प करता है? टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे थैमस में होता है। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फेटिक ग्लैंड्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून में रिस्पॉन्सेज जो होते हैं इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्प्लीन, पियर्स पैचेस, टॉन्सिल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और अगला एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ, अगला एग्जाम्पल है माल्ट। ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू। ये जो माल्ट है कहा जाता है टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% से भी ज़्यादा माल्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ये मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर में समझिए कि कहाँ कहाँ क्या है। मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। हो गया बच्चों? देखिए पूरा दिख रहा है, पूरा फिगर आ रहा है। चलिए मैं पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को डायग्रामेटिकली पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो रेड से बनाया है ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है, और देखिए किस तरह से फिल्टर होके बीच में आया, फिर यहाँ से फिल्टर होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिल्टर होके ये लिम्फेटिक या लिम्फ कैपिलरी में आ गया, और ये जो है लिम्फ कैपिलरी के अंदर जो भी चीज़ होता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो यानी ये लिम्फ कैपिलरी जो एक तरह का ब्लंट, देखिए एक साइड बंद है और एक साइड खुला हुआ, इसी वजह से लिम्फ कैपिलरी को ब्लंट एंड बोलते हैं। अब ये लिम्फ क्या करेगा? आगे जाएगा, तो आगे जो जाएगा जिसके थ्रू जाएगा उसी को हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, जिसमें देखिए ये देखिए ब्लू पेन से मैंने बनाया है, वाल्व इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट। देखिए वाल्व यहाँ पे लिख दिया मैंने, वाल्व प्रेजेंट है इसमें ये लिम्फ वेसल्स में।
अब ये लिम्फ वेसल आगे पूरे नेटवर्क लाइक्स बिछेगा, लेकिन पूरा हमको तो नहीं बनाना है, थोड़ा आगे देखिए खुला जाके। तो यहाँ पे देखिए गोल सा बना है, तो ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं बच्चों लिम्फ नोड। अभी दिखाया था मैंने, बताया था, लिम्फ नोड बोलते हैं। और इसी लिम्फ नोड में देखिए रेड पेन से गोल गोल कुछ बनाया है। ये जो गोल गोल जो भी चीज़ है उसी को हम बोलते हैं मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज एक तरह का फेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है। अब ये लिम्फ जैसे ही ये नोड में, लिम्फ नोड में आता है, तो यहाँ पे मैक्रोफेज प्रेजेंट क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, लिम्फ में अगर किसी भी तरह का कोई वेस्ट है उसको खा जाता है या उसको मार देता है, यानी ये सफाई का काम करता है। इसी वजह से लिम्फ नोड को हम फिल्टरिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे रहता है। अब आगे देखिए, आगे फिर जा रहा है। अब यहाँ पे आके मिल गया, तो जहाँ पे आके मिलता है उसी को हम सिस्टर्ना काइली कहते हैं बच्चों। अब ये सिस्टर्ना काइली से नीचे जो मैंने बनाया है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, और जो ऊपर में यहाँ पे बनाया है ये है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लिम्फ अपर पार्ट से भी आ रहा है और लोअर पार्ट से भी लिम्फ जा रहा है। तो जैसे ही ये लिम्फ क्या करता है, लोअर पार्ट से ये सिस्टर्ना काइली में जाता है, तो ये एक तरह का हर्ट की तरह काम करता है बच्चों। ये पुश करता है, ये क्या करता है, अप डाउन, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है। तो जैसे ही लिम्फ आता है ये पुश करता है, और जैसे ही पुश करता है तो सारा लिम्फ क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ऊपर की तरफ जो चढ़ा तो जो कलेक्ट किया लोअर पार्ट से, तो ये रेड से बनाया है, ये एक तरह का डक्ट है। तो जो कलेक्ट किया लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लिम्फ को, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। अभी मैंने बताया था लेफ्ट थोरेसिक डक्ट क्या करता है, लोअर वाले पार्ट से जितने भी लिम्फ आते हैं उसको कलेक्ट करता है, और ये कलेक्ट करके देखिए बच्चों सब क्लेवियन वेन में भेज दिया। अब ये सब क्लेवियन वेन जो कि दो है, राइट और लेफ्ट, क्लियर। अब ये सब क्लेवियन वेन जिसमें ब्लड होता है ये डायरेक्टली जुड़ा होता है सुपेरियर वेना कावा से, और ये सुपेरियर वेना कावा किससे जुड़ा होता है, हार्ट से। ये क्या है बच्चों, हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पहुंचा दिया। तो जिस तरह लोअर पार्ट से गया उसी तरह अपर पार्ट वाले से भी देखिए सारा लिम्फ आ रहा है, और ये देखिए रेड पेन से मैंने बनाया है, ये डक्ट सारे लिम्फ को कलेक्ट किया। तो जो कलेक्ट करता है उसी को बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, क्लियर बच्चों। और ये फिर कलेक्ट करके कहाँ भेज जाता है, राइट सबक्लेवियन वेन में, और फिर इस तरह से सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा से हार्ट में। तो इस तरह से पूरे लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, जो मैंने एक शॉर्ट डायग्राम में पूरी चीज़ों को डिटेल से समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे जो पढ़ाऊंगा बच्चों, तो आगे क्या है बच्चों, सर्कुलेटरी पाथ है। सर्कुलेटरी पाथ में मैं ब्लड वेसल्स, मैं आपको वेन बताऊंगा, आर्टरी बताऊंगा, कैपिलरी बताऊंगा, इन सब चीज़ों में डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बताऊंगा कि क्लोज सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब के बारे में अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद तब इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्ट में चलेंगे, और वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे डाउट आएगा ही आपको, फिर भी कोशिश करेंगे हम आपको पूरे अच्छे से सारी चीज़ों को बताने का। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इस तरह से वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो थैंक यू सो मच।